अभी का हमारा टॉपिक है साइज़ के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इंडिया के लोकेशन के बारे में देखा, अब हम लोग थोड़ा सा इंडिया के साइज़ के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इंडिया का एक्चुअल साइज़ है क्या। इसमें लिखा गया है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। किस मामले में? लंबाई, मतलब कि बड़े के मामले में, हाँ एरिया के मामले में। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया से 6 और कंट्री बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं। तो इंडिया हमारा एरिया के मामले में 7वें नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब हो गया ये कि इंडिया से भी बड़े बड़े 6 और कंट्री हैं और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। टोटल एरिया ऑफ इंडिया हैज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के पास टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और आपको मालूम है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यहाँ पे 3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख के आसपास। पॉइंट को आप छोड़ दो, खैर इसको आगे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप केवल इतना ही देखो, यानी कि इंडिया के पास लगभग टोटल एरिया 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। आगे, इंडिया टोटल एरिया इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड का बात करें तो पूरे वर्ल्ड के 100% एरिया में से 2.4% एरिया केवल और केवल किसके पास है? भारत के पास है, यानी कि इंडिया के पास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया के यदि लैंड बाउंड्री को हम लोग बात करें, लैंड बाउंड्री का मतलब हो गया इंडिया के मैप के चारों तरफ यदि आप ट्रैवल करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो लैंड बाउंड्री जो हमारा पड़ता है पूरा, वो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15,200 किलोमीटर। यानी कि श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, ये आप पूरा यदि ट्रैवल कर जाएंगे ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, तो आपको पूरा का पूरा 15,200 किलोमीटर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इज 7,516.6 किलोमीटर। यदि हम लोग केवल बात करें कोस्ट लाइन का, कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो कि हमारा एरिया समुद्र के बगल में है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में बताइए, इंडिया में हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक समुद्र के बगल में पड़ता है? गुजरात से लेकर और कहाँ तक? बंगाल तक, है ना। ये गुजरात, गुजरात से नीचे आइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे आइए गोवा, गोवा से नीचे आइए कर्नाटका, कर्नाटका से नीचे आइए केरल, उसके बगल में फिर हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आप चले जाइए, फिर से आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के ऊपर आप चले जाइए उड़ीसा मिल जाएगा, उड़ीसा के ऊपर आप चले जाओ फिर आपको बंगाल मिल जाएगा। यानी कि हमारा इंडिया, हमारे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है जो कि समुद्र के बगल बगल वाले में एरिया में है, वो और अंडमान और निकोबार आइलैंड का भी कोस्ट लाइन को जोड़ के पूरा का पूरा हमारे पास कोस्ट लाइन जो है 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें हमारा अंडमान का भी इंक्लूड है और लक्षद्वीप आइलैंड का भी कोस्ट लाइन इंक्लूड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ये हो गया कि हमारे पास टोटल इतने किलोमीटर दूर तक समुद्र का एरिया, यानी कि समुद्र के बगल में हमारा एरिया है, ठीक है। कोस्ट लाइन का मतलब वही होता है जो कि समुद्र के बगल में हमारा एरिया होता है। उसके बाद इंडिया हैज़ बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इंडिया में आप सबसे पहले नॉर्थ चले जाओ, नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर की तरफ आप चले जाओ, वो हो गया हमारा नॉर्थ। उसके बाद नॉर्थ के ईस्ट साइड में आ जाओ, यानी कि लद्दाख की तरफ आ जाओ आप, है ना। लद्दाख से थोड़ा सा और नीचे आओगे उत्तराखंड आ जाओ, है ना, शिमला आ जाओ, वो सब हमारा एरिया किधर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद आप नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहते हो तो नॉर्थ वेस्ट में आप चले जाओ पंजाब, है ना, और पंजाब से थोड़ा सा ऊपर आप चले जाओ जम्मू चले जाओ, फिर कश्मीर चले जाओ। ये सब का सब हमारा, यानी कि नॉर्थ के लेफ्ट और नॉर्थ के राइट साइड पूरा का पूरा हमारा माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ हो गया हमारा, नॉर्थ ईस्ट हो गया और नॉर्थ वेस्ट हो गया, सबका सब हमारा माउंटेन से घिरा हुआ है। बेसिकली आपको कहा जाए एक शब्दों में तो नॉर्थ इंडिया जो हमारा है ना, वो पूरी तरीके से पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। आगे, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है ईस्ट की ओर और गुजरात पड़ता है वेस्ट की ओर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इन दोनों के बीच में 2 घंटे का गैप होता है, 2 घंटे का। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह ही सूरज उग गया, ठीक है, लेकिन गुजरात में वही सूरज आपको 7 बजे उगता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये टाइम लैग हमारा है, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। आगे, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब कि एक हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बेसिकली एक प्रकार का
आप कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि कहाँ से गुजरता है इंडिया में, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, ठीक है। और मिर्ज़ापुर में जो समय होगा वही समय पूरे इंडिया पे लागू होगा। मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश का वो जगह जो कि हमारा मिर्ज़ापुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जिस समय पे जितना समय हो रहा होगा वही समय पूरे कंट्री पे हमारा लागू होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो आपसे पूछा जा सकता है सवाल में कि पूरे इंडिया में जो समय है वो किस जगह को नज़र में रखते हुए लागू किया जाता है, मिर्ज़ापुर को देखते हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंडिया के साइज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के बारे में भी जानने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें कहा गया है इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। एशिया हमारा क्या है, कंटिनेंट है। इस कंटिनेंट के ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हमारा इंडिया पड़ता है, यानी कि एशिया है, एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, एशिया का ईस्ट साइड होगा, वेस्ट साइड होगा। तो हमारा इंडिया एशिया के अंदर ना ही ईस्ट में पड़ता है ना ही वेस्ट में पड़ता है, बल्कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। आगे, द इंडियन ओशन कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ एशिया इन ईस्ट। तो हमारा जो इंडियन ओशन है, नीचे जो आप देखते हो साउथ इंडिया में हमारा, वो जो हमारा इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन यूरोप के अलग अलग कंट्री को जोड़ता है। और यूरोप भी क्या है, कंटिनेंट है। यूरोप के अलग अलग कंट्री को जोड़ता है किधर की ओर, वेस्ट की ओर। यदि आप वर्ल्ड मैप अपने सामने रखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया के बिल्कुल वेस्ट साइड में हमारा पड़ता है यूरोप, ठीक है। और इंडिया का एशिया का कुछ हिस्सा हमारा जो है इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ता है, आपको घूम के जाना पड़ता है समुद्र से। तो यहाँ पे ये हो गया कि इंडियन ओशन हमारा जो है वो यूरोप के अलग अलग कंट्री को जोड़ता है वेस्ट की ओर, और एशिया के कंट्री को भी जोड़ता है किधर की ओर, ईस्ट की ओर। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि आप पहले क्या करो, इंडियन ओशन चले जाओ, इंडियन ओशन में जाके यदि आप ईस्ट की ओर जाओगे तो आप पहुँच जाओगे एशिया, और वेस्ट की ओर जाओगे तो पहुँच जाओगे आप यूरोप। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पेनिनसुला एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? पेनिनसुला का मतलब होता है इंडिया का वो जगह जो कि पानी से तीन तरफ से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात से लेकर बंगाल तक, यानी कि गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक का जो हमारा नीचे का एरिया है पूरा साउथ इंडिया का, वो सारा का सारा हमारा पेनिनसुला वाला एरिया कहलाता है, क्योंकि वो पानी से तीन हिस्सों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा गया है द इंडियन पेनिनसुला एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। यानी कि आप इंडिया के वेस्ट वाले साइड में चले जाओ, वहाँ से यदि आप ट्रैवल करोगे तो आप पहुँचोगे एशिया के वेस्ट साइड में, अफ्रीका में और यूरोप में पहुँच जाओगे। यदि आप कहाँ पे जाकर ट्रैवल करोगे, इंडिया के वेस्ट वाले साइड में जाकर ट्रैवल करोगे, उधर से उधर की ओर निकल जाओगे आप, तो आप इन सब जगहों पे पहुँच जाओगे। और यदि आप इंडिया के साउथ ईस्ट में आके ट्रैवल करोगे, साउथ ईस्ट का मतलब हो गया तमिलनाडु के तरफ, यदि आप वहाँ पे आके ट्रैवल करोगे तो वहाँ से आप एशिया के ईस्ट साइड में पहुँचोगे। हाँ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, तो एशिया के आप साउथ ईस्ट और ईस्ट जगह पे आप पहुँच जाओगे ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। इसका मतलब सीधा से यहाँ पे सीधा सा बात हो गया कि आप क्या करो, हमारे इंडिया के साउथ वाले में हिस्से में आ जाओ, साउथ वाले हिस्से में आकर आप वेस्ट की ओर जब ट्रैवल करोगे तो आप पहुँचोगे कहाँ, एशिया के वेस्ट में, अफ्रीका में और यूरोप में आप पहुँच जाओगे। उसी प्रकार से जब आप इंडिया के ईस्ट में आकर ट्रैवल करोगे, इंडिया के आप साउथ में आ जाओ, पहले इंडिया के साउथ वाले हिस्से में आ गए, यानी कि आप तमिलनाडु चले जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे आप तमिलनाडु चले जाओ, और जाके आप ईस्ट की ओर यदि आगे बढ़ोगे तो यदि आप ईस्ट की ओर आगे चलते हैं तो एशिया का साउथ ईस्ट और एशिया का ईस्ट वाले हिस्से में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे जब आप वर्ल्ड मैप में इसको देखोगे ना। तो आप एक बार क्या करना, आप घर जाना, वर्ल्ड मैप आप अपने सामने रखना और इन सारे पॉइंट को आप मिलाना अच्छी तरीके से, आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा, ठीक है। आगे, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़। देखो, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the name of an ocean after it। देखिए, इंडियन ओशन के पास, यानी कि इंडियन ओशन हमारा साउथ इंडिया में है, इंडियन ओशन से हमारा जितना बड़ा इंडिया का लाइन जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा कोस्ट लाइन दुनिया में किसी भी कंट्री के पास नहीं है।
यानी कि हमारा इंडियन ओशन जो है वो हमारे इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है, इसीलिए उसका नाम जो है ना इंडियन ओशन रखा गया है। और ये खासियत किसी भी कंट्री के पास नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इंडियन ओशन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंडिया से टच करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखो, दी ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। देखो, जब हम लोगों को ना पहले इंडिया से यूरोप जाना होता था तो बहुत लंबा जगह घूम के जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जब से एक स्वेज कैनाल खोला गया, इंडिया से और यूरोप के बीच में एक छोटा सा रास्ता पड़ता है स्वेज कैनाल, उसको जब से खोल दिया गया तब से इंडिया और यूरोप के बीच का जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। जरा सोचो, उस समय पे जब लोग इंडिया से यूरोप जाते थे उनको जाने में महीनों महीनों लगते थे, लेकिन जब से स्वेज कैनाल खोल दिया गया, इससे क्या हो गया, बेसिकली एक तरीके से नहर बना दिया, नहर जैसा। और उस नहर में ये हुआ कि ये इंडिया और यूरोप के बीच का जो दूरी है वो 7000 किलोमीटर कम कर दिया। नहीं तो पहले इंडिया से यूरोप जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था बहुत, ठीक है। आगे कब खोला गया? 1869 में। उसके बाद इंडियाज कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, यानी कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड से बहुत लंबे समय से है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया से पहले भी लोग बाहर जाते थे और बाहर के लोग भी इंडिया में पहले आते रहते थे, ठीक है। बट द रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो है ना लोग इंडिया से दूसरे कंट्री और दूसरे कंट्री से लोग इंडिया में पहले पैदल आते थे, पहले पैदल आते थे, यानी कि लैंड के थ्रू आते थे। लेकिन बाद में उस सभी को जो है ना समुद्र के रास्ते से भी मालूम चल गया रास्ता, तो वो लोग समुद्र से आने लगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे पुराना रूट कौन सा था? लैंड रूट। बाद में हमारा मैरीटाइम हो गया। मैरीटाइम का मतलब होता है जो समुद्र के रास्ते से हम लोग, यानी कि पानी के थ्रू होते हुए जब जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मैरीटाइम। आगे बढ़ते हैं। देयर वेयर वेरियस रूट्स अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। देखो, पहले के ज़माने में ना जब हमारे इंडिया में कोई विदेश के लोग आदमी आते थे ना, वो बेसिकली इंडिया के नॉर्थ साइड से आते थे, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ से इंडिया में ज़्यादा लोग आते थे, पहाड़ों से ट्रैवल कर करके वो लोग आते थे। आगे द आइडियाज़ ऑफ द, हाँ ये बात एक ये इसमें लिखा हुआ है, दिज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो बेसिकली हमारे इंडिया में जब कोई लोग पहले आते थे या फिर जब कोई इंडिया से दूसरे जगह पे जाते थे तो वो बेसिकली इंडिया के नॉर्थ साइड होते हुए जाते थे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सारे जगहों से होते हुए वो लोग जाते थे। और कोई सामान भी जब वो लोग लेकर आते थे भारत में तो उसी रास्ते से पहले लेकर आते थे, क्योंकि पहले तो समुद्र के रास्ते से हमको मालूम ही नहीं था रास्ता कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। आगे द आइडियाज ऑफ द उपसिनद, उसके बाद एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दिज रूट्स। यानी कि इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं वो इंडिया से बाहर इसी रूट्स के थ्रू गया, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वाले साइड से ही होते हुए वो गया। होते हुए गया मतलब क्या? आदमी लोग के गया, आइडिया लेकर गया है इंडिया से अलग अलग जगहों पर। रामायण का आइडिया, उपनिषद का आइडिया हो गया, फिर से उसके बाद फिर पंचतंत्र का कहानी आता था किताब, वो हो गया हमारा। फिर से डेसिमल सिस्टम, नंबर सिस्टम, ये सब का सब इंडिया से जो है बाहर कैसे गया? इसी सारे रूट से गया, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से से ही वो लोग आते थे जाते थे, ठीक है। आगे उसके बाद द स्पाइसेस, मुस्लिन क्या होता है? देखो, प्लेन वोवन कॉटन फैब्रिक, यानी कि एकदम बिल्कुल प्लेन जो कि कॉटन का कपड़ा होगा, ठीक है। अब तो स्पाइसेस हो गया, मुस्लिन हो गया, एंड अदर मर्केंडाइज वेर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो उस समय पे हमारे भारत से जो बेसिकली है मसाला, कपड़ा, अलग अलग प्रकार के सामान इंडिया से बाहर लेकर लोग जाते रहते थे और उसी रास्ते से बेसिकली, ठीक है। आगे ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एटसेट्रा आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। यानी कि हमारे इंडिया से बहुत सारे आइडिया, कहानी है ना, बहुत सारे इन्वेंशन इंडिया से बाहर ही भी गए हैं और बहुत सारे चीज़ें बाहर से इंडिया भी आए हैं। जैसे इंडिया में आपको आज भी जो पेंटिंग वुंटिंग है ना, कहीं पे डिजाइनिंग वो ग्रीक का दिख जाएगा। उसके बाद फिर आप जो वो डोम देखते हो, यानी कि जो गुंबद देखते हो आप मस्जिद के ऊपर बहुत बड़ा, वो गुंबद टाइप का वो आइडिया भी हम लोगों को बाहर से मिला है। यानी कि इंडिया में भी बहुत सारे आइडिया ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने बाहर से अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हिस्सा था, कुछ बातें थी जो कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में था, तो ये हमको मालूम चल गया।
कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडियाज नाइबर्स यानी कि भारत का पड़ोसी, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। कहा गया इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आज के समय में इंडिया के पास टोटल 28 स्टेट्स है और टोटल 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आगे, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ, इंडिया जो है अपना लैंड बाउंड्री यानी कि इंडिया अपना बेसिकली कह सकते हो कि इंडिया का जो पड़ोसी देश है वो कुछ पड़ोसी देश है, जैसे यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किधर पड़ता है? इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि आप पहले इंडिया के नॉर्थ साइड में चले जाओ और नॉर्थ में जाके फिर आप वेस्ट की ओर चले जाओ। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है। उसके बाद चाइना, नेपाल एंड भूटान कहाँ पड़ता है? नॉर्थ की ओर पड़ता है। म्यांमार और बांग्लादेश किधर पड़ता है? ईस्ट की ओर पड़ता है। श्रीलंका और मालदीव किधर पड़ता है? साउथ की ओर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फिर, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड कंट्रीज। श्रीलंका और मालदीव जो है ना बेसिकली आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और बीच में छोटा सा टापू जैसा कंट्री है, ठीक है। आगे, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है ना कुछ दूरी है और वो दूरी बेसिकली, उस दूरी को बेसिकली हम लोग कह देते हैं पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। यानी कि यदि अच्छा बहुत सारे लोग तो अब मालदीव घूमने जाते हैं। मालदीव एक तरीके से ना एक टूरिस्ट प्लेस बन गया अब, है ना। और मालदीव्स बेसिकली कहाँ में पड़ता है? मालदीव्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में हमारा मालदीव आइलैंड पड़ता है और वहाँ पे इंडिया के भी लोग बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं। वो एक तरीके से टूरिज्म वाला प्लेस बन गया अब। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो ये हमारा पूरी तरीके से चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। कोई डाउट इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।